ट्रैक 9A। इस ट्रैक में अध्याय 9 के पन्ना क्रमांक 122 से पन्ना क्रमांक 127 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। अध्याय 9, शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियां। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स से 16th to 17th centuries। स्मरणीय बिंदु। 1, मुगल राजाओं ने अपने दरबारी इतिहासकारों की विवरण लेखन का कार्य सौंपा। अंग्रेजी में लिखने वाले इतिहासकार मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त कहते हैं। 2, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई। 3, बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं 1530-40 से 1555-56 में था, जिसे अफगान नेता शेर शाह सूरी ने पराजित कर दिया। 4, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः सूरों को पराजित कर दिया। 5, अधिकांश इतिहासकार जलालुद्दीन अकबर कालावधि 1556 से 1605 को महानतम मुगल बादशाह मानते हैं, जिसने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ एक समृद्ध राज्य बनाया। 6, मुगल चगताई मूल के थे, अतः उनकी मातृभाषा तुर्की थी। 7, अकबर ने फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बनाया। 8, अकबर ने 1570 में फतेहपुर सीकरी और 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया। 9, शाहजहां ने 1648 में दिल्ली के रिहायशी इलाके में शाहजहानाबाद नाम से अपनी राजधानी बनाई। 10, सिजदा, 4 तस्लीम, जमीन बोसी आदि अभिवादन के प्रमुख तरीके थे। 11, मुगल शासक वर्ष में मुख्य रूप से 3 त्योहार मनाते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, बसंतागमन पर पारसी नववर्ष नवरोज। 12, बादशाहनामा की पहली और दूसरी जिल्द अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, जिसमें शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया। तीसरी जिल्द इतिहासकार वारिस ने लिखी। 13, अबुल फजल ने चित्रकला को जादुई कला की उपमा दी है। NCERT अभ्यासार्थ प्रश्न। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, मुगल भारत में सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थीं। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। यह एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत से लोग सम्मिलित होते थे। 1, पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, कागज बनाने वाले। 2, पाठ की नकल तैयार करने, सुलेखकों की। 3, पाठ से दृश्यों को चित्रित करने, चित्रकारों की। 4, प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाने, जिल्द साजों की। इस प्रकार इन विभिन्न लोगों के क्रमानुसार कार्य करने के पश्चात एक पांडुलिपि तैयार होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति दर्शा रहे थे। प्रश्न 2, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा? उत्तर, मुगल दरबार का केंद्र बिंदु शासक ही होता था, अतः प्रत्येक दैनिक कार्य और उत्सव बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित करते थे। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1, दरबार के नियम।
मुगल दरबार में किसी दरबारी को शासक के द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबार के नियमों का उल्लंघन होने पर उस व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाता था। 2. अभिवादन के तरीके। मुगल बादशाह को किए गए अभिवादन का तरीका भी व्यक्ति की हैसियत को दर्शाता है। अधिक झुककर अभिवादन करने वाले का दर्जा अधिक ऊंचा माना जाता था। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूतों से अभिवादन के इन्हीं तरीकों में से किसी एक का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती थी। दूसरे शब्दों में अभिवादन के तरीके बादशाह की सत्ता में सर्वोच्चता के भाव को प्रदर्शित करते थे। 3. झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन की प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत प्रार्थनाओं से करने के बाद पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था और लोगों का अभिवादन करता था। इस प्रथा का उद्देश्य शाही सत्ता के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ावा देना था। 4. विशेष उत्सव। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, शब-ए-बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो जाता था। साथ ही मुगल शासक वर्ष में 3 त्योहार मनाते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और बसंतागमन पर पारसी नववर्ष नवरोज। इन उत्सवों पर आयोजित भव्य समारोह भी बादशाह की सत्ता के प्रतीक थे। प्रश्न 3. मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर. मुगल साम्राज्य के शाही परिवार के लिए हरम शब्द का प्रयोग होता था जिसका अर्थ था पवित्र स्थान। शाही परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां उसके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार व महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। शाही परिवारों की स्त्रियों द्वारा भी मुगल साम्राज्य में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाई गई जो इस प्रकार थी। 1. वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना प्रारंभ कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों जहांआरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त जहांआरा को सूरत के बंदरगाह नगर जो कि विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभप्रद केंद्र था से राजस्व प्राप्त होता था। 2. संसाधनों पर नियंत्रण व वास्तुकला में सहयोग। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों के इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहांआरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिला भव्य कारवांसराय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा भी जहांआरा द्वारा बनाई गई थी। 3. लेखन कला में योगदान। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी, जिन्होंने हुमायूंनामा नामक एक प्रमुख किताब लिखी थी जो हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक दिखाती थी। गुलबदन तुर्की व फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखित यह ग्रंथ केवल मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी बल्कि इसमें राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों तथा तनावों के साथ साथ इन्हें सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न 4. वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया? उत्तर. मुगल बादशाह देश की सीमाओं से परे अपने राजनीतिक दावे प्रस्तुत करते रहते थे।
अपने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा, पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना, आर्थिक और धार्मिक हितों की रक्षा जैसे कई मुद्दे थे, जिनके आधार पर मुगल बादशाह ने अपनी नीतियां निर्धारित की। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे थे। एक, सीमा की सुरक्षा हेतु सामरिक महत्व की चौकियों पर नियंत्रण। मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विदेशी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश को पार करना होता था। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहता था कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण बनाए रहे, ताकि सीमा पर आक्रमण के संभावित खतरे से बचा जा सके। 2. ऑटोमन साम्राज्य के साथ तीर्थयात्रा व व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों के संबंध इस बात पर निर्भर थे कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों व तीर्थयात्राओं के स्वतंत्र आवागमन को बनाए रख सके। यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल थे। मुगल बादशाह इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में विशेषतः धर्म व वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने का प्रयास करते थे। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को उस क्षेत्र के धर्मस्थलों व फकीरों को दान में दे देता था। औरंगजेब के इन रुपयों के भारत में वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा मक्का। 3. ईसाई धर्म को जानने की उत्सुकता। 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा था। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत है। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को उत्सुक था, अतः उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने एक दूत मंडल गोवा पहुंचा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां लगभग 2 वर्ष रहा। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और उसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 ईस्वी और 1595 ईस्वी में भेजे गए। प्रश्न 5. मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण करता था? उत्तर: मुगल साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन के कार्यों के अनुसार प्रांतों या सूबों में भी कार्यों का विभाजन किया गया। प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण थे: 1. सूबा या प्रांत। अकबर के शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य लगभग 15 सूबों या प्रांतों में बटा था। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। यहाँ भी केंद्र के मंत्रियों के समान सूबेदार के अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। सूबेदार के अधीन प्रांतीय सेना रहती थी और यह न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी होता था। 2. स्थानीय प्रशासन। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना यानी उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो, राजस्व आलेख का रखवाला, चौधरी, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी। 3. प्रशासन व्यवस्था। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार,
लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानकीकृत नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश तथा वृत्तांत तैयार करते थे। ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण। मुगल इतिहासकारों ने प्राय बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया गया है, जिसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। 1. सम्राट स्वयं प्रांतीय प्रशासन में पर्याप्त रुचि लेते थे। 2. प्रांत के प्रमुख अधिकारी सूबेदार की नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी और सूबेदार भी बादशाह को ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। 3. प्रशासनिक कार्यकुशलता बनाए रखने तथा सूबेदारों की शक्तियों में असीमित वृद्धि रोकने के उद्देश्य से प्राय 3 से 5 वर्षों बाद सूबेदारों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत स्थानांतरण कर दिया जाता था। 4. प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। 5. बादशाह समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण करते थे। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6. उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। उत्तर: मुगल बादशाहों ने अपने दरबारी इतिहासकारों की मदद से अपने शासनकाल का ऐतिहासिक विवरण तैयार करवाया, जिन्हें इतिवृत्तों के नाम से जाना जाता है। इन इतिवृत्तों में घटनाओं का अनवरत एवं कालक्रमानुसार विवरण प्राप्त होता है। मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित है। 1. साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के मुख्य स्रोत। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के मुख्य स्रोत है। ये इतिवृत्त साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। 2. मुगल साम्राज्य की तथ्यात्मक सूचनाओं का संग्रहण। ये इतिवृत्त मुगल साम्राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का संग्रह था, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफी मेहनत से एकत्रित व वर्गीकृत किया गया था। 3. मुगल शासन की सर्वोच्चता को दर्शाना। इन इतिवृत्तों का एक मुख्य उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था, यह बताना था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना निश्चित है। दूसरे शब्दों में, इन इतिवृत्तों की सहायता से मुगल साम्राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 4. दरबारी इतिहासकार। मुगल इतिहास मुख्य रूप से दरबारी इतिहासकारों द्वारा ही लिखे गए थे। उन्होंने इन इतिवृत्तों में संबंधित बादशाह के समय का लेखा जोखा दिया है। 5. कालक्रम अनुसार घटनाएं। मुगल इतिहासों में दी गई घटनाएं कालक्रम के अनुसार लिखी गई है। ये इतिवृत्त इस बात की एक झलक देते हैं कि शाही विचारधाराएं किस प्रकार रची और प्रचारित की जाती थी। 6. दरबार और शासक के इतिहास में समानता। मुगल दरबारियों ने जो इतिहास लिखे, उनके केंद्र बिंदु में थे शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्था। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में लिखे गए इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि दरबारी इतिहासकारों के लिए साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। 7. रंगीन चित्र। मुगल इतिवृत्तों का एक अन्य अभिलक्षण उनके रंगीन चित्र है। एक मुगल शासक के शासनकाल में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण देने वाले ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखित पाठ के साथ साथ उन घटनाओं को चित्र के माध्यम से दृश्य रूप में भी व्यक्त किया जाता था। 8. भाषा। मुगल काल में लिखे गए सभी दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे, जबकि बाबर के संस्मरण बाबरनामा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। 9.
मुगल इतिवृत्तों का एक प्रमुख अभिलक्षण यह था कि शासक इनके माध्यम से भावी पीढ़ियों के लिए अपने शासन का विवरण संरक्षित कर देना चाहते थे। प्रश्न 7। इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री किस हद तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन से मेल खाती है? उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन से पूर्णतः मेल खाती है। अबुल फजल के अनुसार किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना ही तस्वीर कहलाता है। इस स्रोत में दिए गए तथ्यों के अनुसार ही अध्याय में कई दृश्य चित्रों का प्रयोग किया गया है जो अपने दिए गए विवरणों से बिल्कुल मेल खाते हैं। इस संबंध में प्रमुख तथ्य है: 1. अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री में मुख्य रूप से रंगीन चित्र है। इन चित्रों में गोवर्धन द्वारा 1630 ईस्वी में चित्रित चित्र जिसमें तैमूर बाबर को मुकुट सौंप रहा है, मुगल किताब खाने का चित्र, अबुल हसन द्वारा बनाया गया चित्र जिसमें जहांगीर को दैदीप्यमान कपड़ों व आभूषणों में अपने पिता का चित्र हाथ में लिया हुआ दिखाया गया है, शहजादे खुर्रम के तुलादान का चित्र, दारा शिकोह के विवाह आयोजन का चित्र आदि प्रमुख है। इन सभी चित्रों में निर्जीव वस्तुएं भी सजीव प्रतीत होती है तथा सभी में ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता तथा प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। 2. चित्र वर्णित किए लिखित विवरणों का सटीक चित्रण है। 3. इन दृश्य सामग्रियों से यह भी ज्ञात होता है कि मुगल बादशाहों की चित्रकला तथा वास्तुकला में गहरी रुचि थी। उन्होंने इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास किए। इन तथ्यों का वर्णन अबुल फजल के तस्वीर में भी है, जिसके अनुसार बादशाह अकबर ने चित्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिए शाही कार्यशाला स्थापित की हुई थी। 4. दिए गए चित्रों से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय सर्वाधिक उत्कृष्ट कलाकार उपलब्ध थे। उनकी कृतियों को उन यूरोपीय चित्रों के अनुपम कलाकृतियों के समक्ष रखा जा सकता है जिन्होंने विश्व में सर्वाधिक ख्याति अर्जित कर ली थी। प्रश्न 8। मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने? उत्तर, मुगल इतिहास विशेषता अकबरनामा के अनुसार मुगल साम्राज्य में क्रिया और सत्ता पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित थे, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करना पड़ता था। किंतु मुगल राजतंत्रों के इन समृद्ध इतिहासों के अध्ययन से भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही प्रणाली के संगठन की भी जानकारी मिलती है। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। इस अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण थे: 1. विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूहों की उपस्थिति। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न नृजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो जाए कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी के साथ बादशाह की सेवा करते थे। तुरानी और ईरानी अभिजात आरंभिक चरण से ही अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार आए थे। 2. भारतीय मूल के अभिजातों का शाही सेवा में प्रवेश। 1560 ईस्वी के आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूहों राजपूतों व भारतीय मुसलमानों शेखजादाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका प्रमुख उदाहरण अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल है, जो खत्री जाति का था। 3.
ईरानियों और मराठों का प्रवेश। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां 1645 ईरानी थी, इसलिए उसके शासन काल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। इसी प्रकार औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारियों समूहों में मराठे अच्छी संख्या में थे। 4. अभिजातों के पद का निर्धारण। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में 2 तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। जात शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था और सवार यह सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात कहे गए। अभिजातों तथा बादशाह के मध्य संबंध। 1. राज्य में होने वाले सैन्य अभियानों में अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे। 2. प्रांतों में वे शासन की ओर से साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। 3. प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियारों से लैस करता था, उन्हें प्रशिक्षण देता था। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग था। 4. निम्नतम ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनर्निरीक्षण करता था। 5. मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य या मुरीद मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। प्रश्न 9. राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। उत्तर. मुगलों के राजत्व सिद्धांत का प्रस्फुटन बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर ने अकबर द्वारा प्रतिपादित राजत्व के सिद्धांत का पर्याप्त मात्रा में अनुकरण किया। शाहजहां धीरे धीरे अकबर की नीति से हटने लगा। शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने इस नीति का परित्याग कर राजत्व के विशुद्ध इस्लामी आदर्शों का अनुकरण किया। राजत्व के मुगल आदर्शों का निर्माण करने में अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन आदर्शों का निर्माण करने वाले प्रमुख तत्व इस प्रकार है। 1. राजा दैवीय शक्ति का प्रतीक। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। उनके द्वारा वर्णित कथाओं में मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उनके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता गया। सर्वप्रथम अबुल फजल ने ईश्वरीय प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसके अनुसार एक दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। राजत्व के इस सिद्धांत के अनुसार 17वीं शताब्दी के कलाकारों ने बादशाह को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू कर दिया। 2. सुलह एक कुल की नीति। मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुश्तियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न नृजातीय और धार्मिक समुदायों को समावेशित किए हुए साम्राज्य का रूप प्रदर्शित करता है। सभी प्रकार के शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सभी धार्मिक और नृजातीय समूह से ऊपर होता था। इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि राज्य में न्याय और शांति बनी रहे। इस सुलह कुल की नीति को अबुल फजल एक प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। यद्यपि सुलह एक कुल की नीति में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त यह थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। 3.
सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में वर्णित किया है। उसके अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। जीवन यानी जान, धन यानी माल, सम्मान यानी नामस और विश्वास यानी दीन। इसके बदले में वह आज्ञा पालन तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। इसके दृश्य रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई। इनमें सबसे प्रमुख था ऐसा प्रतीक जिसमें एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी या गाय। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। सचित्र बादशाहनामा के दरबारी दृश्यों में ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे हुआ है। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। इस अध्याय का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 9B। इस ट्रैक में अध्याय 9 के पन्ना क्रमांक 127 से पन्ना क्रमांक 133 तक का रिकॉर्डिंग किया गया है। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 हुमायूं की मृत्यु कब हुई? विकल्प ए 1505 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1536 ईस्वी, डी 1520 ईस्वी। उत्तर सी 1536 ईस्वी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1536 ईस्वी। 2 अकबर ने किस भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था? विकल्प ए तुर्की, बी फारसी, सी उर्दू, डी हिंदवी। उत्तर बी फारसी। अकबर ने किस भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था? फारसी। 3 मुगलों की मातृभाषा थी। विकल्प ए तुर्की, बी फारसी, सी उर्दू, डी हिंदवी। उत्तर ए तुर्की। मुगलों की मातृभाषा थी तुर्की। 4 बादशाहनामा किस मुगल शासक के शासन काल में लिखी गई थी? विकल्प ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। उत्तर सी शाहजहां। बादशाहनामा किस मुगल शासक के शासन काल में लिखी गई थी? शाहजहां। 5 शाहजहानाबाद मुगल साम्राज्य की राजधानी कब बना? विकल्प ए 1556, बी 1648, सी 1649, डी 1668। उत्तर बी 1648। शाहजहानाबाद मुगल साम्राज्य की राजधानी कब बना? 1648 में। 6 हुमायूंनामा किसने लिखा था? विकल्प ए अबुल फजल, बी गुलबदन बेगम, सी जहाआरा, डी नूरजहां। उत्तर बी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। प्रश्न 2 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर बाबर। 2 मुगल स्वयं को क्या कहते थे? उत्तर तैमूरी। 3 हुमायूं किस अफगान शासक से पराजित हुआ? उत्तर शेरशाह सूरी। 4 सबसे महान मुगल शासक किसे माना जाता है? उत्तर जलालुद्दीन अकबर को। 5 जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? उत्तर 1605 से 1627 ईस्वी। 6 औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? सन 1707 में। 7 अंतिम मुगल बादशाह कौन था? उत्तर बहादुर शाह जफर द्वितीय। 8 बिहजान किस वंश का प्रमुख चित्रकार था? उत्तर सफावी वंश। 9 बादशाहनामा का लेखक कौन था? उत्तर अब्दुल हमीद लाहौरी। 10 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की? उत्तर 1784 में सर विलियम जोन्स ने। अति लघुत्तरीय प्रश्न।
प्रश्न 1, इतिवृत्त किसे कहते हैं? उत्तर, मुगल सम्राटों ने अपने दरबारी इतिहासकारों को अपने दरबार का ऐतिहासिक विवरण लिखने का कार्य सौंपा। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार मूल पाठ की इस शैली को इतिवृत्त या क्रॉनिकल्स या इतिहास नाम देते हैं। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रदान करते हैं। प्रश्न 2, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उसने किस प्रकार अपने साम्राज्य की स्थापना की? उत्तर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर था, जिसे उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना से प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया। सन 1526 में दल की आवश्यकताएं पूरी करने तथा क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारत पहुंचा और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 3, मुगल शासक स्वयं को क्या कहते थे और क्यों? उत्तर, मुगल शासक स्वयं को तैमूरी कहते थे, क्योंकि पितृपक्ष से तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। प्रश्न 4, अकबर को महानतम मुगल बादशाह क्यों माना जाता है? उत्तर, अकबर को महानतम मुगल बादशाह माना जाता है क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ किया। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल रहा और उसने ईरान के सफावियों और तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखे। प्रश्न 5, अकबर के बाद किन्हीं 3 उत्तराधिकारियों के नाम लिखिए। उत्तर, अकबर के बाद 3 योग्य उत्तराधिकारी थे। 1 जहांगीर 1605 से 1627, 2 शाहजहां 1628 से 1658, 3 औरंगजेब 1658 से 1707। प्रश्न 6, मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ? उत्तर, सन 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्युपरांत मुगल राजवंश की शक्ति घट गई। दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने ले ली। अंततः सन 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। प्रश्न 7, मुगल इतिवृत्तों की रचना के केंद्र बिंदु क्या थे? उत्तर, मुगल इतिवृत्तों की रचना के केंद्र बिंदु थे 1 शासक पर केंद्रित घटनाएं, 2 शासक का परिवार, 3 दरबार व अभिजात, 4 युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं। प्रश्न 8, पांडुलिपि क्या है? इनकी रचना का मुख्य केंद्र क्या था? उत्तर, मुगल भारत में लिखी गई सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। प्रश्न 9, नस्तलिक शैली क्या था? उत्तर, नस्तलिक अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे, सपाट, प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकेड़े, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। प्रश्न 10, अबुल फजल ने चित्रकारी का वर्णन किस रूप में किया और क्यों? उत्तर, अबुल फजल ने चित्रकारी का वर्णन एक जादुई कला के रूप में किया है। उसके अनुसार यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत कर सकती है जैसे उसमें जीवन हो। प्रश्न 11, अबुल फजल की भाषा शैली की क्या विशेषता थी? उत्तर, अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। प्रश्न 12, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी क्यों बनाया?
उत्तर, अकबर ने 1570 के दशक में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। संभवतः इसका कारण यह था कि सीकरी अजमेर तक जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। प्रश्न 13, दरबार में सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता था? उत्तर, दरबार में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा ध्यान पूर्वक बोलने के निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। शिष्टाचार का थोड़ा भी उल्लंघन होने पर उस व्यक्ति को तुरंत दंडित किया जाता था। प्रश्न 14, मुगल दरबार में अभिवादन के प्रमुख 4 तरीके बताइए। उत्तर, मुगल दरबार में अभिवादन के प्रमुख तरीके थे। 1, कोर्निश, 2, सिजदा या दंडवत लेटना, 3, 4 तस्लीम, 4, जमीबोसी या जमीन चूमना। प्रश्न 15, ख्वाजा सर कौन थे? इनका क्या कार्य था? उत्तर, शाही हरम में रहने वाले गुलाम हिजड़े ख्वाजा सर कहलाते थे। ये शाही परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर तथा व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, मुगल शासकों द्वारा राजवंशीय इतिहास लिखवाने के क्या कारण थे? उत्तर, मुगल शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। यद्यपि राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी, फिर भी साम्राज्य के लिए ऐसे दृष्टिकोण सदैव महत्वपूर्ण रहे। इस दृष्टि से प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना था। मुगल राजाओं ने भी अपने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से बहुत सारी जानकारियां एकत्र की। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि इन राजवंशीय इतिहासों के माध्यम से भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। ये राजवंशीय इतिहास मुगल साम्राज्य के तथ्यात्मक सूचनाओं का महत्वपूर्ण संग्रह है, जिन्हें राजवंश से घनिष्ठता से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा एकत्रित और संकलित किया गया था। प्रश्न 2, मुगल कालीन इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, मुगल कालीन इतिहास को जानने के स्रोत। मुगल साम्राज्य के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार है। 1, ऐतिहासिक स्रोत, तारीख-ए-राशिदी, हबीब उस सियार, हुमायूंनामा, तारीख-ए-हुमायूं, तारीख-ए-अकबर, अकबरनामा, ऐन-ए-अकबर, बादशाहनामा, मंतबक उल तारीख, शाहजहांनामा आदि। 2, आत्मकथाएं व संस्मरण, तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए जहांगीरी। 3, फरमान, इंपीरियल फरमान्स, दस्तूर उल अमल। 4, पत्र, रुकवात-ए-अबुल फजल, अदाब-ए-आलमगीरी, कालिमात-ए-औरंगजेब। 5, धार्मिक साहित्य, मुल्फुजात, तज़किरा, तहक़ीक़ात-ए-शाहजहानी। 6, संस्कृत साहित्य, हीरा सौभाग्यम, कृपारसकोश, सुरजन चरित महाकाव्यम, अमर काव्य वंशावली। 7, यात्रा विवरण, हैमिल्टन, ट्रेवलियन, फास्टर आदि विदेशी यात्रियों के विवरण। 8, अभिलेख, मुद्राएं, चित्रकारी, वास्तुकला, स्थापत्य कला, स्मारिका। प्रश्न 3, फारसी किस प्रकार मुगल दरबार की भाषा बन गई? उत्तर, मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। चूंकि मुगल चगताई मूल के थे, उनकी मातृभाषा तुर्की थी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। अकबर ने सर्वप्रथम फारसी का प्रयोग दरबारी कार्यों के लिए किया। अकबर ने फारसी को सोच समझकर दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। संभवतः ईरान के साथ
सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों ने तथा मुगल दरबार में पद पाने के इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा ऐसे लोग जिन्हें फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, उन्हें शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्रदान की गई। राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य ही यह भाषा बोलते थे। आगे चलकर फारसी सभी स्तर के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। प्रश्न 4, फारसी का भारतीयकरण किस प्रकार हुआ? उत्तर, मुगल काल में भारत के जिन स्थानों में फारसी का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया जाता था, वहां भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक तमिल में भी शासकीय लेखों की भाषा को फारसी की शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। चूँकि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, अतः स्थानीय शब्दावली तथा मुहावरों के समावेश से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फारसी के हिंदवी के साथ संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा का भी विकास हुआ। इस मुगल काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पल्लवित हुई। प्रश्न 5, बादशाहनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, बादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल में रचित एक प्रमुख इतिवृत्त है, जिसमें औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी को बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें दफ्तर है और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की अशक्तताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में नहीं लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। प्रश्न 6, औपनिवेशिक काल में मुगलकालीन पांडुलिपियों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए? उत्तर, औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू कर दिया। इसका कारण यह था कि अंग्रेज लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। सन 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा लिया। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। मूल पाठ के अनुवाद का कार्य आज भी जारी है। प्रश्न 7, अकबर के धार्मिक विचार किस प्रकार परिपक्व हुए? उसके द्वारा रचित प्रकाश के दर्शन को समझाइए। उत्तर, जेसुइट शिष्टमंडल के विचारों और दर्शन से अकबर बहुत अधिक प्रभावित हुआ। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मी वाद विवाद को जन्म दिया।
अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के स्वयं द्वारा कल्पना किए गए विभिन्न दर्शनग्राही रूप की ओर प्रेरित हुआ। अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। प्रश्न 8, मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारकों का आगमन किस प्रकार हुआ? इन्होंने अकबर के विचारों को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर, यूरोप को भारत के बारे में मुख्य रूप से जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से हुई। मुगल दरबार से संबंधित यात्रा वृत्तांतों में जेसुइट वृत्तांत सबसे प्राचीन है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगाली राजा सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा थे। सन 1580 में सर्वप्रथम जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में पहुंचा। तत्पश्चात सन 1591 और 1595 में 2 और शिष्टमंडल लाहौर के मुगल दरबार में भेजे गए। जेसुइट मंडल ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और इसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद हुआ। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था। वे उनके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा अक्सर बादशाह के फुर्सत के समय वे उसके साथ होते थे। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्याधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहास में दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1, मुगल कौन थे? मुगलों के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए। उत्तर, मुगलों का नामकरण मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि मध्यकाल के इस प्रमुख साम्राज्य का नाम आज सबसे अधिक प्रचलित है, किंतु राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने स्वयं को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था, किंतु उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तब से इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है। मुगलों का राजनीतिक इतिहास। मुगल साम्राज्य की संरचना मुगल व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों तथा विजयों के द्वारा प्राप्त भारत के विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर की गई। इस साम्राज्य के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। 1. बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर था, जिसे उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना से प्रतिद्वंद्वी उज्बेकों ने भगा दिया था। उसने सर्वप्रथम 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। फिर संसाधनों की खोज में और दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वह भारतीय महाद्वीप में आगे की ओर बढ़ा। 1520 से 1524 ईस्वी के बीच बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किए।
1526 ईस्वी में वह अपने अभियान में सफल हुआ और इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 2. हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी 1555-56 ईस्वी। बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वहां अफगान नेता शेर शाह सूरी ने पराजित कर ईरान के सफावी दरबार में निर्वासित होने पर बाध्य कर दिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं सूरियों को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर पुनः आसीन हुआ, किंतु 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 3. अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। हुमायूं का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम माना जाता था। अकबर ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसे विशालतम और सबसे समृद्ध राज्य के रूप में सुदृढ़ किया। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य के विस्तार में सफल रहा। उसने ईरान के सफावियों तथा तुरान, मध्य एशिया के उज़्बेकों के साम्राज्य विस्तार की योजनाओं पर नियंत्रण रखा। 4. जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर ने अपने शासनकाल में बंगाल 1608 ईस्वी, मेवाड़ 1613 ईस्वी, कांगड़ा 1620 ईस्वी, किश्तवाड़ 1620 ईस्वी, कंधार 1621 ईस्वी जैसे कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, किंतु जहांगीर का वर्णन मुगल इतिहास में एक कला प्रेमी विलास प्रिय शासक के रूप में किया जाता है। 5. शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी। शाहजहां ने अपने शासन काल में छोटा तिब्बत 1638 ईस्वी, असम 1639 ईस्वी, कुमायूं 1654 ईस्वी तथा गढ़वाल 1656 ईस्वी जैसे कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, किंतु उसके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार की गति धीमी रही। 6. औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब को मुगल शासन का अंतिम शक्तिशाली सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, किंतु दुर्भाग्यवश इन वर्षों में औरंगजेब केवल युद्धों में व्यस्त रहा, जिससे मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था धीमी पड़ गई। मुगल साम्राज्य का पतन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती गई। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे विभिन्न राजधानी नगरों द्वारा नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य का स्थान क्षेत्रीय शक्तियों ने ले लिया। फिर भी सांकेतिक रूप में मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रही। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का निर्वासित करने के साथ ही मुगल वंश का अंत हो गया। प्रश्न 2. अफजुल फजल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उसके द्वारा रचित अकबरनामा का वर्णन कीजिए। उत्तर: जीवन परिचय। अबुल फजल महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में से एक अकबरनामा का लेखक था। उसका पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निपुण था। इन सबसे अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानुसी उलेमाओं के विचारों का विरोध किया। उसके इन्हीं गुणों से अकबर प्रभावित हुआ। अबुल फजल अपनी असाधारण प्रतिभा और सतर्क निष्ठा के द्वारा अकबर के दरबार में प्रवेश प्राप्त करने में सफल रहा। अकबर ने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। एक प्रमुख उद्देश्य मुगल साम्राज्य को रूढ़िवादी धार्मिक नीतियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े इन विचारों को न केवल आकार दिया, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। अकबरनामा। अबुल फजल ने सन 1589 में अकबरनामा का लेखन कार्य प्रारंभ किया और इस पर 13 वर्षों तक कार्य किया। इस दौरान उसने कई बार प्रारूप में सुधार किए। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों कोष्टक में वाकई
कोष्ठकपूर्ण शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रथम 2 इतिहास है। एक पहली जिल्द, यह आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष का मानव इतिहास है। 2 दूसरी जिल्द, यह अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 में खत्म होती है। 3 तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, जो अकबर के शासनकाल के महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह है। निर्माण के अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार होता है और सलीम के सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अकबरनामा का महत्व। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ है। इस प्रकार अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने का यह प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। ऐने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों तथा मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न 3, मुगल दरबार में पदवियों, उपहार तथा भेंट के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मुगल शासकों द्वारा धारण की गई पदवियां। राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के पश्चात मुगल बादशाह विशाल पदवियां धारण करते थे। इतिवृत्तों के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इनके अंतर्गत शहंशाह, राजाओं का राजा जैसी सामान्य पदवियां अथवा जहांगीर यानी विश्व पर कब्जा करने वाला, शाहजहां, विश्व का राजा जैसे अलग अलग बादशाहों द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल हैं। उद्घोषकों यानी नकीब द्वारा जब इन गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। मुगल सिक्कों पर भी राजसी नयाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी। दरबारियों को पदवियां एवं पुरस्कार देना। मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष दरबार में उपस्थित योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली असफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजातों जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की। पदवियां या तो अर्जित की जाती थी या इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया था। दरबारियों को पदवियों के अतिरिक्त पुरस्कार भी दिए जाते थे। इन पुरस्कारों में सम्मान का जामा या खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था। इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा, सर से पांव तक एक अन्य पुरस्कार था, जिसके 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्नजड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजीरियों वाला रत्नजड़ित गहनों का सेट पद्म भूषा भी उपहार में प्रदान करता था। बादशाह को दिए जाने वाले उपहार। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था।
वह या तो नजर के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उपहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। थॉमस रो को इस बात में बहुत निराशा हुई थी कि उसने असफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई क्योंकि वह मात्र 400 रुपए की थी। यहाँ पर यह अध्याय और यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे।